जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज आपके लिए लेके आए हैं कार्बनिक अभिक्रिया का पहला भाग। तो आइए फिर शुरू करते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कार्बनिक पदार्थ आपस में अभिकृत होकर नए उत्पाद या कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, कार्बनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आइए उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। तो पहला उदाहरण जो लिया हुआ है इसमें आप देख सकते हैं इथीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से हो रही है निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जिससे बन रहा है इथीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इथीन जो है ये कार्बनिक पदार्थ है और ये इथीन कार्बनिक पदार्थ रासायनिक क्रिया करके दूसरे नए कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित हो रहा है, इसलिए ये अभिक्रिया कार्बनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। दूसरे उदाहरण में आप देख सकते हैं कि मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से हो रही है पेरोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में। मीथेन कार्बनिक पदार्थ मिथाइल क्लोराइड में परिवर्तित हो रहा है, तो ये अभिक्रिया भी आपकी कार्बनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अगले उदाहरण में बेंजीन की अभिक्रिया मिथाइल क्लोराइड से एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, जिससे कि हमारा बेंजीन जो है वो मिथाइल बेंजीन में परिवर्तित हो जाता है। बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर किसी अभिक्रिया में दो उत्पाद बनते हैं, दो प्रोडक्ट बनते हैं, तो जो पहले लिखा जाता है वो मुख्य उत्पाद या फिर मेजर प्रोडक्ट होता है, ये वाला माइनर होता है, गौण होता है। याद रहेगा आपको। तो आप देखिए यहाँ पे बेंजीन जो है आप जानते हैं कार्बनिक पदार्थ है और ये बदल रहा है किसमें, मिथाइल बेंजीन में। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी जी, ये कहलाएगी कार्बनिक अभिक्रिया। तो स्पष्ट हो गया आपको, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कार्बनिक पदार्थ क्रिया करके नए कार्बनिक पदार्थ या फिर नए कार्बनिक उत्पाद का निर्माण करती है, वो अभिक्रियाएं कहलाती हैं कार्बनिक अभिक्रियाएं। तो क्यों ना कुछ आज ऐसा सीख लिया जाए जो हर एक कार्बनिक अभिक्रिया पे लागू होता हो, है ना जी, बिल्कुल सटीक बैठता हो और कोई भी देख के तुरंत पहचान करके बता सके। तो आइए फिर जानते हैं कार्बनिक अभिक्रिया के सामान्य सूत्र को। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं अभिकारक प्लस अभिकर्मक दोनों क्रिया करते हैं, जिससे बनता है अभिक्रिया मध्यवर्ती और अंतिम बनता है उत्पाद। तो ये जो आप देख रहे हैं ये किसी भी कार्बनिक अभिक्रिया के अंदर आप सरलता से फिट कर सकते हैं, क्योंकि उस अभिक्रिया में अभिकारक भी होगा, अभिकर्मक भी होगा, अभिक्रिया मध्यवर्ती भी बनेंगे और अंतिम जो फाइनली बनने वाला है, आखिर में बनने वाला है, वो उत्पाद होगा। सर क्या ये हम जो अभी उदाहरण हमने समझे हैं उसमें लगा सकते हैं? बिल्कुल लगवाऊंगा, लेकिन बाद में। पहले ये तो जान लो अभिकारक क्या होता है, अभिकर्मक क्या होता है, मध्यवर्ती क्या होता है ना जी। उसके बाद ये तीनों हम समीकरण में भी, इक्वेशन में भी, रासायनिक समीकरण में लगा के जरूर दिखाएंगे आपको। अब बात चलिए अभिकारक की, तो कुछ किताबों में इसको आधार भी लिखा जाता है। तो अभिकारक या आधार एक ही बात होती है, ध्यान रखिएगा। वे कार्बनिक पदार्थ जो उत्पाद निर्माण के लिए कार्बन प्रदान करते हैं वो रासायनिक या कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं अभिकारक। क्लियर हुआ? ध्यान रखिएगा, किसी भी कार्बनिक अभिक्रिया में या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद बनाने के लिए जो पदार्थ कार्बन देता है वो अभिकारक या आधार कहलाता है। सर अभिकर्मक की बात कर लेते हैं। वे कार्बनिक पदार्थ, ये कार्बनिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, कंफ्यूजन करेगा आपको, क्योंकि कुछ अभिक्रियाओं में कार्बनिक नहीं कार्बनिक भी होते हैं। तो मैंने यहाँ पे वे पदार्थ कर दिया है, यहाँ पे आप वे रासायनिक भी कर सकते हैं। तो वे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया में उत्पाद निर्माण के लिए अभिकारक में ऐच्छिक परिवर्तन लाते हैं, तो जो अभिकारक को बदलने का काम करते हैं वो रासायनिक पदार्थ कहलाते हैं अभिकर्मक। और सर लास्ट में बात करते हैं अभिक्रिया मध्यवर्ती की। ध्यान रखिए, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मक और अभिकारक की क्रिया के फलस्वरूप बंध टूटने से प्राप्त अत्यंत क्रियाशील अस्थायी रासायनिक पदार्थ मध्यवर्ती कहलाते हैं। ये अभी आपने देखा था, अभिकारक और अभिकर्मक जो होते हैं वो आपस में क्रिया करते हैं। जब ये क्रिया करेंगे तो बच्चों यहाँ पे बंध टूटते हैं इनके। तो जब इनके बंध टूटेंगे तो बंध के टूटने से एक अत्यंत क्रियाशील और अस्थायी पदार्थ प्राप्त होता है। फिर से बोलता हूं, यहाँ पे जो मिलने वाले हैं वो अत्यंत क्रियाशील होते हैं और अस्थायी होते हैं, इसलिए हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद किया हुआ है। वो कहलाते हैं अभिक्रिया मध्यवर्ती, मध्य माने बीच में। क्लियर हुआ? और आखिरकार ये जो होते हैं अत्यंत क्रियाशील होते हैं, अस्थायी होते हैं और ये बदल जाते हैं उत्पाद में।
तो अभी आपने जाना कि किसी भी रासायनिक या किसी भी कार्बनिक अभिक्रिया को आप इस प्रकार एक रासायनिक सूत्र में चिन्हित कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं किस अभिक्रिया में कौन सा अभिकारक होगा, कौन सा अभिकर्मक, और क्या उसमें अभिक्रिया मध्यवर्ती होंगे और क्या उत्पाद होगा। तो अब ये हम लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में लगा के देखते हैं। तो चलिए पहली समीकरण में ये लगाते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए इथीन आपने लिया हुआ है, इथीन और डाई हाइड्रोजन के बीच क्रिया हो रही है, ये तो उत्प्रेरक है जी, और ये आपका उत्पाद बन रहा है, क्योंकि तीर के जो दाईं तरफ होता है वो उत्पाद होता है और जो लेफ्ट में होता है तीर के पीछे की तरफ होता है वो होता है अभिकारक और अभिकर्मक। अब बात करते हैं उन परिभाषाओं की जो आप पढ़ के आए हैं। तो आप क्या पढ़ के आए हैं, जरा बताइए। आप पढ़ के आए हैं कि किसी भी कार्बनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए वो कार्बनिक पदार्थ या वो रासायनिक पदार्थ जो कार्बन दे रहा है, भाई CH3 में कार्बन कहाँ से आ रहे हैं, क्रिया तो दो के बीच हो रही है। तो इन दोनों में, इथीन में और हाइड्रोजन में, कौन सा है वो पदार्थ जो कार्बन देने वाला है, तो कार्बन देने वाला इथीन है। तो आप ही बताइए जो कार्बन दे रहा है इथेन बनाने के लिए, उत्पाद बनाने के लिए, वो क्या कहलाता है, बिल्कुल सही, वो कहलाता है अभिकारक। और ये जो हाइड्रोजन है जो इसको CH2 डबल बॉन्ड CH2 से CH3 में बदल रहा है, ये पदार्थ हाइड्रोजन यहाँ पे अभिकर्मक होगा। क्लियर है। तो ये आपका अभिकारक हुआ एथीन और हाइड्रोजन हुआ आपका अभिकर्मक। इसी प्रकार दूसरी अभिक्रिया को देखते हैं। यहाँ पे CH4 और Cl2 के बीच क्रिया होती है जिससे बनता है CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड। अब यहाँ पे आप देखिए मिथेन से बना है मिथाइल क्लोराइड, तो कार्बन कहाँ से आए हैं, इन दोनों में CH4 में और Cl2 में कार्बन देने वाला कौन है, तो उत्तर सही बोला आपने, CH4। तो जो ये CH4 कार्बन दे रहा है ये पदार्थ अभिकारक होगा। और Cl2 देखिए CH4 को CH3Cl में बदलने के लिए Cl की आवश्यकता है। Cl कहाँ से आएगा, Cl2 से, तो Cl2 क्या हुआ, अभिकर्मक। क्लियर है जी। यहाँ बेंजीन और CH3Cl के बीच अभिक्रिया हो रही है। इन दोनों रासायनिक पदार्थ में आप ही बताइए कौन सा अभिकारक होगा और कौन सा अभिकर्मक। तो देखिए बेंजीन से मिथाइल बेंजीन या टोलुइन बन रहा है, तो इसमें बेंजीन जो है वो अपने कार्बन दे रहा है मिथाइल बेंजीन बनाने के लिए। रिंग कहाँ से आ रही है, रिंग तो यहाँ से आ रही है, तो बेंजीन क्या हुआ, ये हुआ आपका अभिकारक। क्लियर है, या फिर आधार। और CH3Cl जो अपना मिथाइल ग्रुप या मिथाइल समूह दे रहा है बेंजीन पे इसके साथ जुड़ने के लिए, यही तो जरूरी है मिथाइल बेंजीन बनाने के लिए। बेंजीन के पास मिथाइल नहीं है, मिथाइल किसने दिया, मिथाइल क्लोराइड ने, तो ये हुआ आपका अभिकर्मक, क्योंकि ये जरूरी है बेंजीन को मिथाइल बेंजीन में बदलने के लिए। क्लियर है जी। और आगे चलते हैं। अब इस अभिक्रिया को दोबारा देखिए। CH4 और Cl2 के बीच अभिक्रिया होती है, ये अभिकारक है, ये अभिकर्मक का भी डिस्कस किया था हमने। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि CH4 और Cl2 के बीच के बंध टूटते हैं जब इनके बीच अभिक्रिया होती है, तो अभिक्रिया होने पर बंध टूटने लगते हैं। Cl2 के बीच में Cl के बीच बंध, और यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटता है। बंध के टूटने से जो देख रहे हैं आपके, ये अत्यंत क्रियाशील अस्थायी यहाँ पे पदार्थ हमको मिले हैं, इनको बोलते हैं अभिक्रिया मध्यवर्ती। क्योंकि बताया था कि जब भी आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर किसी को बंद करेंगे कार्बनिक अभिक्रिया में, तो वो अभिक्रिया मध्यवर्ती कहलाता है। तो बच्चों ये है हमारे अभिक्रिया मध्यवर्ती, इनका नाम मुक्त मूलक होता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब बताया था कि ये जो होते हैं अत्यंत क्रियाशील होते हैं, ये बंध के तुरंत उत्पाद में बदल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर CH3 मुक्त मूलक ने क्लोराइड मुक्त मूलक दो हैं, एक के साथ अभिक्रिया की तो बनाया CH3Cl, और यहाँ पे हाइड्रोजन मुक्त मूलक ने दूसरे वाले जो बचा हुआ एक Cl रेडिकल है उसके साथ क्रिया करके बनाया HCl। क्लियर हुआ आपको ये। और एग्जांपल लेते हैं एक और आपके लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिथाइल क्लोराइड और KOH के बीच अभिक्रिया हो रही है जिससे बन रहा है मिथेनॉल CH3OH। क्लियर है। यहाँ पे इस उत्पाद के लिए कार्बन दिए हैं CH3Cl ने, तो ये आपका अभिकारक हुआ। क्लियर है जी। और KOH हुआ आपका अभिकर्मक। अब यहाँ पे CH3Cl और KOH के बीच जब अभिक्रिया होती है तो इनके बीच के बंध टूटते हैं, जिससे यहाँ पे कुछ आयन मिलते हैं, धनायन है और कुछ ऋणायन है। ये आप देखिए, ये जो आयन होते हैं ये अत्यंत क्रियाशील और अस्थायी पदार्थ होते हैं।
बच्चों इनको अभिक्रिया मध्यवर्ती बोलते हैं, क्योंकि ये अभिक्रिया के बीच में बंध के टूटने से प्राप्त होते हैं, अस्थायी हैं, इसलिए इनको स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाते हैं। ये जैसे ही टूटते हैं वैसे ही तुरंत आपस में क्रिया करके उत्पाद देते हैं। क्लियर हुआ? तो इस अभिक्रिया में आपको स्पष्ट है अभिकारक कहाँ है, अभिकर्मक कहाँ है, अभिक्रिया मध्यवर्ती कहाँ है और उत्पाद कहाँ है। तो बच्चों आज की वीडियो बनाने का जो मकसद था वो यही था कि आपको ये पता हो कि आपकी अभिक्रिया में अभिकारक कहाँ है, अभिकर्मक कहाँ है, अभिक्रिया मध्यवर्ती कहाँ है, कैसे होते हैं और उत्पाद क्या होता है। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा।